यस सर। अच्छा जी, सो क्या था जी हमारे पास डेफिनेशन सर रिकॉल इसको करते हैं हम। पेज को 75% पे कर दें। उसका क्या फायदा होगा सर फिर हम उसका? हाँ हाँ, उसका क्या फायदा होगा? सर 70 हम जूम करते हैं वो क्लियर नजर आता है, उसकी हम पिक्स ले लेते हैं। इस तरह ये फाइल ओपन नहीं होती जो MS टीम पर अपलोड है। ये ब्राउजर पे जाके ओपन होती है ना, यस सर। एक्सप्लोरर पे ओपन होती है। सर हम फिर मोबाइल में निकाल लेते हैं इसको पिक्चर लेकर। तो आपको ये कैसे पता है कि 75 पे ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा? वो जूम हो जाता है सर 75 पर, ये फिर बड़ा लिखा जाएगा थोड़ा, हम साइज नहीं कम नहीं, कर देंगे। हाँ लेकिन इस पे अच्छा डिस्प्ले आता है इसके ऊपर ना, मसला है कि वो फिर छोटा हो जाएगा चीज़, है ना? या आप कहते हैं ज़्यादा ज़्यादा बड़ा लिखूँ मैं, ये कह रहे हैं? सर हाँ, पेज पेज का साइज कम होगा, खुद ब खुद बड़ा लिखा जाएगा। अच्छा, वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन सारी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है ना 100%, बेस्ट इसी पे इसने देना है यस। चीज़ों को ना। अब कुछ लोग मोबाइल पे देख रहे होंगे, कुछ लैपटॉप पे देख रहे होंगे ना, सो मेरा ख्याल है यही रहने देते हैं। अच्छा जी, डेफिनेशन है हमारे चलो ठीक पास, है। रिकॉल करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले वी एक वेक्टर स्पेस है। आपको याद होगा हम वेक्टर स्पेस कहाँ ले रहे हैं? ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। और यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक सब स्पेस लेते हैं, वेक्टर स्पेस वी की एक सब स्पेस लेते हैं, और फिर हम एक इंडेक्स सेट लेते हैं वेक्टर्स का, एक सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं। और क्या मतलब है कि हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं और हम उनको नाम दे देते हैं, ये B1 है, B2 है, B3 है, राइट? सो लेट्स से आपके पास ये इंडेक्स सेट ऑफ वेक्टर है BP, और ये आपके पास किसका सबसेट है? ये आपके पास V का सबसेट है। तो आप ये कहते हैं कि ये जो सेट है B, ये क्या होगा? ये बेसिस होगा। सो B इज अ बेसिस फॉर H। ये H की क्या होगी? बेसिस होगी। अगर B क्या होगा? कौन सी दो प्रॉपर्टीज होंगी? हाँ जी, नंबर 1, B क्या हो? इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यस सर। दूसरा, दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम क्या लें, अगर हम स्पैन लें, क्या लें? इन वेक्टर्स का स्पैन लें, तो जो स्पैन है इन वेक्टर्स का वो आपके पास किसके इक्वल आए? इन वेक्टर्स का जो स्पैन है वो पूरे के पूरे H के इक्वल है। B1 B2 अप टू सोन BP जो है ये किसके इक्वल है? H के इक्वल है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें और हम रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमारा लेक्चर थोड़ा मतलब स्मूथ जाए आप लोगों को चीज़ें। सो एक और क्या था, क्या मतलब है एक सेट ऑफ वेक्टर के इंडिपेंडेंट होने का? हाँ, क्या था? लेट से इसी से क्या मतलब है इसके, इसी के इंडिपेंडेंट होने का? इसका मतलब है कि अगर मैं क्या बनाऊं, वेक्टर इक्वेशन बनाऊं, याद है आपको? यस सर। जी सर। लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा अगर मैं वेक्टर इक्वेशन बनाऊं। किस तरह की? लेट से मैं बना देता हूं x1 b1 ऐसे ही, x2 b2 और xp bp बनाऊं, और इसको इक्वल रखूं किसके? जीरो वेक्टर के। तो देन इससे क्या इंप्लाई करता हो? इससे क्या इंप्लाई करता हो कि इसका सिर्फ और सिर्फ क्या सोल्यूशन है? सिर्फ और सिर्फ ये जो ये सारे के सारे x1 x2 हैं, ये क्या होने चाहिए? ये सारे के सारे आपके पास जीरो होने चाहिए। अगर इसका सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिवियल सोल्यूशन हो, जीरो सोल्यूशन हो, तो हम कहते हैं कि सेट ऑफ वेक्टर्स क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो B इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर है जी? और इसी तरह अदरवाइज क्या कहते हैं? अदरवाइज, अदरवाइज का क्या मतलब है? हाँ जी,
भाई अदरवाइज का क्या मतलब है? अगर क्या हो, अगर इस इक्वेशन का कोई ऐसा भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो जिसमें x कोई xi क्या हो, नॉन जीरो हो, यही होगा ना अदरवाइज। सो अदरवाइज बी इज कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसी तरह हम आते हैं, थोड़ा रिकॉल करें, स्पैन क्या था? अगर मेरे पास कुछ वेक्टर्स गिवन हो तो उनका स्पैन क्या होगा? लेट्स से यही बी है, तो स्पैन ऑफ बी क्या होगा? कैसे हमने डिफाइन किया था? स्पैन ऑफ b1 b2 हाँ bp क्या था? दिस इज सेट ऑफ ऑल, क्या था? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, ऐसे ही सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। एक्स आईज जो हैं ये सारे के सारे आपके पास रियल नंबर्स। सो दिस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ बी। सो ये सारी चीज़ें हमने रिकॉल कर ली हैं, ठीक है। हमने एक इसकी एग्जांपल की थी भला, बेसिस की 2 एग्जांपल्स की थी, याद है आपको? हमने देखा था कि आपके पास अगर सेट ऑफ, ये आपके पास n टुपल्स का सेट है, n ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, राइट? तो आपके पास ये जो सेट है ये एक वेक्टर स्पेस है, और ये वेक्टर स्पेस है, और इस वेक्टर स्पेस की हमने देखा था कौन से वेक्टर स्पेसेस बनाते हैं? बी क्या था भला, याद है हमने क्या लिया था? e1 e2 en इज अ बेसिस, मतलब कौन सा सेट? e1 e2 en, वेयर e1 क्या था, याद है? e2 क्या था? इसी तरह चलते चलते en क्या था? सो ये जो आपके पास सेट है, दिस इज अ ये जो बी सेट है इज अ बेसिस। किसकी बेसिस है? ऑफ और फॉर आर एन। ये हमने एग्जांपल की थी, इसको शो भी किया था कैसे है, ठीक है। और इस बेसिस का नाम क्या था? इसको क्या कहते हैं? कौन सी बेसिस? स्टैंडर्ड बेसिस। स्टैंडर्ड बेसिस या फॉर आर एन, राइट। इसी तरह हमने एक और एग्जांपल की थी जिसमें हमने स्टैंडर्ड बेसिस निकाली थी किसकी? पॉलिनॉमियल्स की, पॉलिनॉमियल्स की वेक्टर स्पेस की। सो हमने क्या ली थी? हमने पी एन ली थी, हाँ। पी एन क्या था? पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री, पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री अप टू टी था ना, या हमने टी लिया था, राइट। पॉलिनॉमियल्स ऑफ डिग्री अप टू एन। तो हमने देखा था ये एक वेक्टर स्पेस होती है, सब स्पेस होती है किसकी? दिस इज अ सब स्पेस। किसकी सब स्पेस होती है? सेट ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स की, है ना। दिस इज अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। और हमने देखा था कि इस पी एन की भी बेसिस बनती है कौन सा सेट? अगर हम बी ले लें, में किस तरह के एलिमेंट्स हों? 1 टी, टी स्क्वायर, हाँ, और टी एन। ये क्या है? दिस इज अ, हमने शो किया था, दिस इज अ बेसिस फॉर पी एन, ठीक हो गया। अच्छा जी, और इसको क्या कहते हैं? अगेन दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस फॉर पी एन, हाँ, कॉल्ड स्टैंडर्ड बेसिस फॉर पी एन। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि आपके पास, अभी हमने देखा था कि ये जो आपके पास हमने देखा था, अगर मैं लेट से आर क्यूब ले लूँ, हाँ, जिसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं इस वेक्टर स्पेस में,
तो ये आपके पता है ये एक वेक्टर स्पेस है। सो हमने देखा है कि इसकी मतलब एक बेसिस तो हम फाइंड कर सकते हैं, कौन सी, लेट्स से अगर हम E1, E2 और E3 लें, ठीक है, वे ये आपके पास इज आ बेसिस, बल्कि कौन सी बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस। बेसिस फॉर आर क्यूब, हाँ, वे E1 इज इक्वल टू 1 0 0, हाँ, E2 इज इक्वल टू 0 1 0 और E3 इज इक्वल टू ऐसे ही। अच्छा, अब मैं देखने लगूँ कि इसके अलावा भी बेसिस हो सकती है। लेट्स से देखें, अब मैं शो करने जा रहा हूँ कि B2 अगर मैं ऐसा सेट ले लेता हूँ, कैसा सेट ले लेता हूँ, उसमें एक वेक्टर ले लेता हूँ 1 0 0, दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है, 0 1 0 और तीसरा ले लेता हूँ, हाँ क्लास हो रही है, हाँ, सो 0 1 0 और तीसरा हम क्या ले लेते हैं, लेट्स से हम ले लेते हैं जी 1, ओके, हम क्या ले लेते हैं जी 1 0 1, राइट। अब देखें ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, देख रहे हैं तीसरा वेक्टर इसमें डिफरेंट है ना। Yes, sir. तो अब हम शो करते हैं कि दिस इज आल्सो आ बेसिस फॉर आर क्यूब। कैसे शो करेंगे बेसिस है, हाँ, कैसे शो करेंगे, नंबर 1 क्या शो करना होता है, Linear. हाँ, अब चेक करना हो लीनियर इंडिपेंडेंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर इक्वेशन लिखूं, लिखवाएं वेक्टर इक्वेशन, यही आएगी बच्चों, यही आएगी वेक्टर इक्वेशन। जी सर। ये देखें, सर क्योंकि 1 पहले 0 1 पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर रहे हैं, ठीक है, और ये जीरो वेक्टर क्योंकि आर क्यूब का है तो इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। अच्छा, यहाँ से हमने निकाला x1, हाँ, ओ 0 0, फिर इसके बाद 0 x2 0 आ गया और फिर x3 0 x3। अब मैं क्या करता हूँ, इनको ऐड करता हूँ, हाँ, Yes, तो sir. देखते हैं जी ऐड करने से क्या होता है, ऐड करते हैं तो x1 प्लस x3 आ गया है, और फिर क्या आ गया, यस x2 आ सर, गया और फिर x3 आ गया, ऐसे ही। Yes, sir. अब यहां से क्या पता चलता है, यहां से क्या पता चलता है कि x2 क्या होना चाहिए, 0 x3 क्या होना चाहिए, 0 0 और x1 प्लस x3 को अगर हम देखें तो यहां से क्या पता चला, ये भी 0 होना चाहिए। x1। तो इसका क्या मतलब पता चला, x1 भी 0 होगा, x2 भी 0 होगा, ऐसे ही। Yes, sir. जी, x3 0 है तो ये भी 0 होगा। तो यहां से क्या पता चला कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स था ये क्या है, लीनियरली Independent. यानी 1 0 0 और 0 1 0 और 1 1 0, 0 दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऐसे ही। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे, दूसरी चीज क्या थी, हमें क्या शो करना था, 10 हाँ, नाउ वी शो व्हाट, कि आपके पास ये जो स्पैन है वो किसके इक्वल है, सबसेट के H के। हाँ, और वो क्या है, यहाँ पे h क्या है, आर क्यूब, हाँ, क्योंकि हमने शो करना है कि ये आपके पास किसकी बेसिस है, ये आर क्यूब की बेसिस है, ठीक है। सो हम क्या लेते हैं जी, स्पैन लेते हैं, हम शो करते हैं जी इन वेक्टर्स का जो स्पैन है आपके पास, वो आपके पास किसके इक्वल है, आर क्यूब के इक्वल है, ठीक है। हम चेक करते हैं जी स्पैन आता क्या है, हम स्टार्ट करते हैं जी, क्या है, बाय डेफिनेशन स्पैन किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, स्पैन क्या होगा जी, नीचे लिखा है, लीनियर कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। किन चीजों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, इन तीनों वेक्टर्स के। यस सर। यस सो देखते हैं जी क्या होगा, इस तरह होगा, देखिए x1 1 0 0 प्लस x2 0 1 0 प्लस x3, हाँ जी, 1 0 और 1, ऐसे ही। और ये x साइज क्या है, ये रियल नंबर्स हैं, यही डेफिनेशन होती है।
हाँ, स्पैन की। यस सर। अब हम इसको कैलकुलेट जी, करते हैं कि ये बनता क्या है, चेक करें जरा, इसको करें क्या बनता है। डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, अभी हमने किया है। x1 plus x3 हाँ, x2 x3 x3 ठीक है, ओके हो गया। और एक्साइज जो है ये क्या है आपके पास, ये रियल नंबर्स हैं, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ मुझे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आप देखें तो x1 आर्बिट्ररी है, x2 आर्बिट्ररी है, x3 भी आर्बिट्ररी है, ऐसे ही ना। तो फिर मैं इसको भी आर्बिट्ररी ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर x1 में एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ऐड हो रहा है तो इवेंचुअली ये सेट किसके इक्वल आएगा, ये सेट इक्वल आएगा। लेट से मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, इसकी जगह पे y1 रख देता हूँ, इसकी जगह पे y2 रख देता हूँ, और इसको मैं पुट कर देता हूँ y3। ठीक हो गया। हाँ, yes सो sir आप देख सकते हैं कि ये किसके इक्वल आ गया, ये आपके पास r क्यूब के इक्वल आ गया। ठीक है, सही हो गया। क्यों मैंने ऐसे किया है, क्यों किया मैंने ऐसे, इसलिए किया, देखें यहाँ पे x3 जो था वो आर्बिट्ररी था। अगर x3 आर्बिट्ररी है, x2 भी आर्बिट्ररी है। अब अगर ये भी आर्बिट्ररी हो जाए, हाँ, तो फिर ये r क्यूब के इक्वल हो जाएगा। सो मैं देखता हूं कि क्योंकि इसके अंदर कौन यूज हो रहा है, इसके अंदर एक आर्बिट्ररी x3 यूज हो रहा है, तो मैं इसको भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, सो इस तरह से मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, r क्यूब के इक्वल आ जाएगा। यहां से क्या पता चला, यहां से दूसरी बात भी ओके हो गई। हाँ, सो 1 और 2 ने क्या बताया, 1 और 2 ने क्या बताया भाई, 1 और 2, हाँ जी, ये पता चला कि ये जो सेट था 1 0 0 और 0 1 0 और इसी तरह 1 0 1, ये क्या है, दिस इज अ बेसिस फॉर आर क्यूब। अब पता ये चला, अभी हमने एग्जांपल देख ली कि एक ही वेक्टर स्पेस की, एक तो इसकी स्टैंडर्ड बेसिस थी ना, अब ये एक और बेसिस भी हमें मिल गई है, यानी एक ही वेक्टर स्पेस की एक से ज्यादा बेसिस, क्या पता चला, हो वेक्टर सकती स्पेस है कैन हैव मोर देन वन, इनफैक्ट वेल ऑलवेज हैव मोर देन वन। हम एक से ज्यादा बेसिस सेट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो ओके, नेक्स्ट हम इसके कुछ आगे जो कुछ रिजल्ट करने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिनको यूज करके हम इजीली बता सकते हैं कि एक जो सेट है वो बेसिस है या नहीं। ठीक है, उससे पहले हम एक एग्जांपल करते हैं जी, कि एक एग्जांपल हम करते हैं जिसमें हम देखते हैं जी स्पैन जो है उसकी क्या सिचुएशन है। ये एग्जांपल आपके पास है, क्या एग्जांपल है जी, आपके पास वेक्टर्स गिवन है जी, v1 वेक्टर गिवन है जी आपके पास 0 2 -1 है, v2 वेक्टर गिवन है आपके पास 2 2 0 और v3 गिवन है जी 6 16 और -5। ठीक है, ये तीन वेक्टर्स गिवन है, और हमें गिवन है कि जी फर्दर हमें गिवन है जी h जो है इनका, अगर मैं इनका जो स्पैन लूँ ना, इन तीन वेक्टर्स का क्या लूँ, स्पैन लूँ, तो जो इन तीन वेक्टर्स का जो स्पैन है v1 का, v2 का और v3 का, वो इक्वल है किसके, h के। किसके इक्वल है, h के इक्वल है। तो कहते हैं जी शो ये करें कि ये जो वेक्टर्स है ना v1 v2 v3, अगर मैं शो ये करें कि ये जो तीन वेक्टर्स का स्पैन है ये बेसिकली किसके इक्वल आता है, ये किसके इक्वल आता है। इनमें देखें, इन वेक्टर्स में कोई ऐसा वेक्टर आपको नजर आ रहा है जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, जो बाकियों पर डिपेंड कर रहा है। हाँ जी, यहां इसको देखें जरा, इसको देखें, यहां पे नोट करें, नोट दैट ये जो v3 है, देखें v3 जो है ये वाला, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, v3 है ना, इसको मैं v2 को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, v2 को 6 कैसे आ सकता है, अगर मैं v2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6 आ सकता है,
Yes, sir. जरा समझे ना, Yes, ये sir. V3 है ना, इसका पहला कंपोनेंट है 6, इसमें तो पहला 0 है, इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये नहीं आने वाला। इसको अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ, तो पहला कंपोनेंट आ जाएगा 6 आ जाएगा। ऐसे ही। अब आते हैं कौन से कंपोनेंट की तरफ, सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट की तरफ। सेकंड कंपोनेंट है 16, बल्कि इसकी तरफ भी नहीं आते, पहले थर्ड की तरफ आते हैं। थर्ड कंपोनेंट को देखिए, क्या है थर्ड कंपोनेंट, क्या है थर्ड कंपोनेंट, 5 -5। अच्छा, ये किसी की वो आ रही है आपकी, आपने 2 डिवाइसेस किसी ने ओपन किए हुए हैं, उनके स्पीकर वगैरह ना एक एट ए टाइम करें, ठीक है। अच्छा जी, सो -5 जो है उसको किससे मल्टीप्लाई कर, देखो V2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे -5 नहीं आता, अलबत्ता अगर मैं V1 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 5 से। से, तो ये वाला आ जाता है। Yes, sir. हाँ जी, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आप चेक करें कि ये 16 आता है कि नहीं आता है, चेक करें जरा। जी sir. 6 5 plus और 10. 2 10 आ गया, 10 और 6 16 आ गया। सो देख रहे हैं आप, देखेंगे इस तरह लिखा जा सकता है ना। जी sir. सो अब आपने शो क्या करना है, शो आपने ये करना है कि बेसिकली ये जो 3 वेक्टर्स का स्पैन है, कितने वेक्टर्स का, 3 वेक्टर्स का जो स्पैन है, अब इसमें एक वेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है ना। यस। तो इस तरह के वेक्टर का फायदा कोई नहीं, आप कहते हैं जी शो ये करें कि ये जो स्पैन है 3 वेक्टर का, ये किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आना चाहिए, किन वेक्टर्स के स्पैन के इक्वल आना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, V1 के और V2 के। क्या शो हम करने जा रहे हैं, ये किसके स्पैन के इक्वल है, V1 एंड V2। हाँ, यानी बेसिकली वो जो डिपेंड कर रहा है ना वेक्टर, उसका कोई कंट्रीब्यूशन स्पैन में नहीं है, ये हमने शो करना है। यानी बेसिकली ये वाला जो वेक्टर था ना, ये काइंड ऑफ एक ऐसे बोझ था हमारे इसके ऊपर, ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। अभी हम देखते हैं, ये यूजफुल वेक्टर नहीं है, ठीक है। सो अभी देखते हैं, इसको शो करते हैं। सो पहली बात तो देखें कि हमें क्या शो करना है, ये 2 सेट्स इक्वल हैं, भाई यही शो करना है ना, 2 सेट्स इक्वल है। हेलो जी सर। तो अगर मैं 2 एलिमेंट्स लेता हूं, कहां से, सो ये कितने वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, 2 vectors. 2 वेक्टर का। अगर मैं एक वेक्टर लेता हूं स्पैन ऑफ V1 V2 से, हाँ, तो वो वेक्टर किस तरह का होगा, वो इस तरह का होगा, देखें ऐसे ही होगा। जी sir. अब अगर आप देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x1 V1 प्लस x2 V2 प्लस 0 x3 लिख सकता हूं। यस सर। जी sir. इसका मतलब हुआ कि ये जो वेक्टर मैंने 2 वेक्टर्स के स्पैन से लिया था, ये कहां लाई करता है, ये जो वेक्टर मैंने 2 वेक्टर्स के स्पैन से लिया था, ये वेक्टर किसके स्पैन में लाई करता है, कितने वेक्टर्स के स्पैन में लाई करता है, कितने वेक्टर्स के स्पैन में लाई करता है, ओह सॉरी, मैंने 3 वेक्टर्स के। 3 वेक्टर्स के, बिल्कुल सही। यहां मैं x V3 लिखना चाह रहा था, ओके। सो ये V1 V2 और V3 वेक्टर्स के। सो यहां से क्या पता चला, मैंने एक एलिमेंट लिया कहां से, 2 वेक्टर्स के स्पैन से, और शो कर दिया वो एलिमेंट कहां लाई करता है, 3 वेक्टर्स के स्पैन में। यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि जो स्पैन है V1 V2 का, ये सबसेट है किसका, ये किसका सबसेट है, स्पैन ऑफ V1 V2 और V3 का। ऐसे ही बच्चों, जी सर। अब क्योंकि मैंने शो करना है कि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो 2 सेट्स कब इक्वल होते हैं, 2 सेट्स कब इक्वल होते हैं, इफ एंड ओनली इफ
A is a subset of B and B is the subset of A. B C is a subset of A. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड। सो अब हम दूसरी डायरेक्शन लेते हैं। अब हम एलिमेंट 3 वेक्टर के स्पैन से लेते हैं और शो करते हैं कि वो 2 वेक्टर के स्पैन में लाई करता है, ठीक है। सो लेट कर लेते हैं एक वेक्टर 3 वेक्टर्स के स्पैन में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि v किसके इक्वल है, वो इक्वल होगा किसी कोई x1 v1 के प्लस x2 v2 के प्लस x3 v3 कैसे। बट याद करें हमारे पास रिलेशन क्या था, रिलेशन क्या था, वो जो एक वेक्टर का रिलेशन हमने निकाला था वो क्या था, क्या था 5v1 प्लस 3v2, 5v1 प्लस, भाई यही थी वैल्यू इसकी। यस सर। अब देखें जब मैं पुट करता हूं तो अब इधर v1 है v2 है, इधर भी v1 v2, मैं सबको क्या कर देता हूं, क्या कर देता हूं, कंबाइन कर देता हूं। हाँ जी सर। जी सर। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। बट गौर से करें ये क्या हो गया, ये तो 2 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ही हो गया सिर्फ। Yes sir. जी सर। आपने एक आर्बिट्ररी वेक्टर लिया था जो 3 वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन था, लेकिन वो किसके इक्वल हो गया, वो तो 2 के कॉम्बिनेशन में हो गया, स्पैन में हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो वेक्टर है ये किसको बिलोंग करता है, ये 2 वेक्टर्स के स्पैन को बिलोंग करता है, ऐसे ही। Yes. तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि 3 वेक्टर का जो स्पैन है वो 2 से बिलोंग करता है। बिल्कुल सही। और 2 वेक्टर्स। सो हेंस क्या हुआ जी, क्या शो कर दिया आपने, 3 वेक्टर्स का जो स्पैन है वो किसके इक्वल है, वो 1 and V2. या v1 एंड v2 स्पैन। अच्छा यहां इस एग्जांपल में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इस एग्जांपल में हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर कोई वेक्टर ऐसा, अच्छा याद करें यहां पे क्या था, यहां पे v3 क्या था 5v1 प्लस 3v2, यानी अब हमने ऑब्जर्व क्या करते हैं कि लेट्स से ये 3 वेक्टर्स थे और उनमें कोई एक वेक्टर था जो बाकियों पे क्या के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा था, ऐसे ही है ना। एक वेक्टर बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा था, ऐसे ही। जी सर। जी सर। तो इसका मतलब उस वेक्टर का जो बाकी 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा रहा है, जो डिपेंड कर रहा है, उसका स्पैन के ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन स्पैन ऑफ वेक्टर नहीं है। यानी आप उस वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली ये जो 3 वेक्टर का स्पैन है जिसमें तीसरा वेक्टर है जो बाकी 2 पे डिपेंड कर रहा है, जो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में है, उसका स्पैन लें या उसको उस वेक्टर को निकाल के स्पैन लें। यानी क्या करें, या आप इस वेक्टर का लें, यानी क्या कह रहा हूं, यानी आपकी मर्जी, आप इन 3 वेक्टर्स का स्पैन लें या इसमें से तीसरा वेक्टर जो कि क्या है बाकी 2 पे डिपेंड कर रहा है, या उसको निकाल के स्पैन लें, दोनों क्या आएंगे, दोनों स्पैन क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक हो गया, समझ आई बात की। यस सर। और दूसरी बात आपको याद होगा, हमने क्राइटेरिया पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ा था कि एक सेट ऑफ वेक्टर को हम कहेंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, एक सेट ऑफ वेक्टर को हम क्या कहेंगे, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ उनमें से कोई एक वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो। याद है आपको, डिपेंडेंट, एक सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ उनमें से कोई एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा।
सो अब हम फर्दर देखते हैं इसी एग्जांपल में कि अगर आपको ये कहा जाए, इसी एग्जांपल में ये जो h था, आपने h लिया गया, आपका h था ना, h आपने क्या लिया हुआ था, क्या लिया हुआ था, यही लिया हुआ था ना। अगर आपका क्वेश्चन हो कि जी फाइंड अ बेसिस फॉर h, तो कैसे फाइंड करेंगे? हाँ जी, क्या बेसिस होगी? बेसिस के लिए क्या चीजें चाहिए, क्या चीजें चाहिए? एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, बेसिस के लिए हमें span हाँ एग्जैक्टली, बेसिस के लिए मुझे ऐसे वेक्टर्स चाहिए जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और उन वेक्टर्स का जो स्पैन है वो किसके इक्वल आता हो? सबसेट के। h के, ऐसे ही है ना। सो मुझे ये बताएं कि क्या ये बेसिस होगी, क्या ये बेसिस है? हाँ जी, नो सर। बेसिस के लिए दो कंडीशंस होती हैं, कौन सी? लेकिन अच्छा चलो ये बताएं कि बेसिस नहीं है, कौन सी कंडीशन है जो बेसिस की फील हो रही है और कौन सी है जो नहीं हो रही? लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है ये सेट। एग्जैक्टली देखें, बेसिस दोनों कंडीशंस होंगी तो लीनियरली इंडिपेंडेंट ये नहीं है, अलबत्ता स्पैन वाली कंडीशन हो रही है ना, जी सर। स्पैन वाली हो रही है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? बिकॉज हाँ, नो बिकॉज आपके पास ये जो सेट है ये लीनियरली, बिकॉज दिस इज लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों डिपेंडेंट है? बिकॉज थ्योरम हमें क्या कहता था, क्यों? बिकॉज एक वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ऐसे ही ना। बिकॉज एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो थ्योरम हमने यूज किया था, ठीक है, कि अगर एक वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो ऐसा सेट ऑफ वेक्टर जो होगा पूरा वो क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ऐसे ही क्लियर है ये? अच्छा अब मुझे ये बताएं, अब मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका एक्चुअल क्या था कि फाइंड आ क्वेश्चन क्या बेसिस था? फाइव। बेसिस। अब बताएं अगर मुझे इस h की बेसिस बतानी हो तो वो क्या होगी? सो क्या अगर मैं ये सेट ले लूं, V ये ले लूं जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स हों, V1 एंड V2, क्या ये बेसिस होगी h की? जी सर। बेसिस के लिए क्या चेक करना होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। नंबर 1 और नंबर 2 स्पैन लीनियर स्पैन का। एच के इक्वल हो। अब देखें दूसरी कंडीशन तो अभी हमने शो की है, क्या हमने शो की है? दूसरी कंडीशन हम शो कर चुके हैं, है ना। यस सर। एक दूसरी वेक्टर कंडीशन क्या थी? हम शो कर चुके हैं कि वाकई आपके पास ये जो h है ये इक्वल है किसके स्पैन के? दो वेक्टर्स के स्पैन के। हमने शो किया है ना अभी। जी। पहली कंडीशन तो ओके हो गई, सॉरी दूसरी कंडीशन तो ओके हो गई। अब अगर ये v1 v2 क्या बनाए, अगर ये इंडिपेंडेंट हो तो हमारे पास ये क्या बनाएगा? बेसिस। तो चेक करें क्या ये इंडिपेंडेंट है। v1 क्या है? v1 क्या था? याद करें हमने एक रिजल्ट किया था, एक सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली, अभी जो हमने किया, एक सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली कोई एक वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। अब यहां कितने वेक्टर्स हैं? दो। सो टू वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो गए अगर एक दूसरे का मल्टीपल होगा। दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो गए अगर एक दूसरे का मल्टीपल होगा। यहां देखें इन दोनों वेक्टर्स को, क्या ये एक दूसरे के मल्टीपल हैं? क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीपल हैं? हाँ जी। क्या किसी एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा मिल सकता है? नो सर। नो नो वे। सर। इसका एक कंपोनेंट जीरो है, जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे टू नहीं आएगा इसका, ऐसे ही है ना। सो एक तो है वही थ्योरम
कि एक सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ उनमें से एक वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो कम से कम, और इसी को हम कहेंगे वो इंडिपेंडेंट होगा अगर कोई भी वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में ना हो। एक तो हम डायरेक्ट थ्योरम यूज कर सकते हैं, उधर से भी पता चल रहा है क्योंकि एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट थ्योरम ना यूज करना चाहें तो आप सिंपली भी शो कर सकते हैं। कैसे? एक तो डायरेक्ट थ्योरम से कर सकते हैं। डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, क्यों डिपेंडेंट है? बिकॉज आपके पास आप देख सकते हैं कि वेल कि ये एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, बिकॉज V1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ V2। लेकिन आप बेहतर है आप इसको डायरेक्ट शो कर दें। उस तरह क्या तरीका होता था, x1 V1 प्लस x2, यही था ना। अब x1 क्या था, V1 क्या जी था, सर। V1 क्या था, याद है आप लोगों को? V1 क्या था बच्चों? 0 2 -1, हाँ, जी सर। प्लस 2 2 0, 2 2 0, ठीक हो गया। अब यहां से हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन आती है। हाँ, क्या आ गई जी? ऐड करें, इकट्ठा कंबाइन ऐड करें। चलो अलग-अलग कर लेते हैं। 0 2 x1 माइनस x1 प्लस 2x2 2x2 ऐसे ही 0। हाँ जी, फिर ऐड करें 2x2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x1 प्लस x2 ऐसे ही, और लास्ट में माइनस x1। अब देखें यहां से अगर गौर करें पहले और तीसरे को देखें तो क्या आ रहा है आंसर, x2 0 x1 0, और इसका मतलब हुआ कि ये सेट ऑफ वेक्टर क्या है, लीनियरली, दिस इज लीनियरली। इंडिपेंडेंट। सो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई ये जो, हाँ, हैंस कि आपके पास ये जो दो वेक्टर्स थे v1 और v2, ये क्या बनाते हैं, दिस इज अ बेसिस फॉर h। h क्या था भला, तीन वेक्टर्स का स्पैन। ऐसे ही यानी पता क्या चला, कंक्लूजन ये निकला, कंक्लूजन ने निकला कि अगर मेरे पास कंक्लूजन क्या निकला कि लेट्स से अगर मेरे पास कोई सेट h हो, कोई सबस्पेस h हो जो कुछ वेक्टर्स का क्या हो, स्पैन हो, जो क्या हो, कुछ वेक्टर्स का क्या हो, कुछ वेक्टर्स का स्पैन हो, तो मैं देखूंगा कि अगर तो ये वेक्टर्स क्या हुए, अगर तो ये सारे के सारे क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए, तो यही सेट ऑफ वेक्टर क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। बट अगर इनमें से कुछ ऐसे हैं जो, अगर ये सेट इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि क्या है, डिपेंडेंट है, क्या है, हाँ, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कंक्लूजन क्या निकला कि अगर लेट से मेरे पास h गिवन हो इस तरह से, तो अगर तो ये v1 v2, हाँ, vp ये लीनियरली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ऐसे ही, तो देन क्या होगा, देन यही v1 v2 vp क्या बन जाएंगे, हाँ जी, क्योंकि देखो ना, स्पैन तो वो ऑलरेडी है ना, स्पैन तो वो ऑलरेडी है। अगर सिर्फ ये वाली बात हो कि ये सेट ऑफ वेक्टर इंडिपेंडेंट हो तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द बेसिस फॉर h। ठीक है ना ये बात? यस सर। और
अदरवाइज वाली बात है, अगर क्या हो, अगर ये इंडिपेंडेंट ना हो, मतलब ये क्या हो, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या हो, डिपेंडेंट, फिर क्या होगा, फिर थ्योरम क्या कहता था, थ्योरम ये कहता था अगर डिपेंडेंट है तो फिर क्या होगा, देन थ्योरम का नंबर क्या था जी, मैं आपको रिकॉल कर दूं, बार बार उस थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं। आपको याद है थ्योरम 4 था किस सेक्शन का, थ्योरम 4 था पेज, कौन सा थ्योरम था जी, 1 थ्योरम 4 था, लेकिन मैं, हाँ थ्योरम 4 था पेज 208 पे, थ्योरम 4 पेज कितना बताया, 208 पे, वो जो बुक मैंने बताई है। सो देन बाय थ्योरम 4 क्या होगा, थ्योरम 4 के हिसाब से क्या होगा कि अगर ये डिपेंडेंट है तो फिर क्या होगा, कोई एक वेक्टर इनमें से बाकियों के क्या होगा, लीनियर है ना, देन देयर एग्जिस्ट अ जे, हाँ या एक वेक्टर वी जे होगा, जे भी ना करें बल्कि आप इसको और डायरेक्टली लिखें, देयर एग्जिस्ट अ वेक्टर वी जे, हाँ सच दैट क्या होगा कि वो जो वी जे है इज लीनियर, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर्स। क्या कह रहा हूं, रिमेनिंग का क्या मतलब है कि वी जे निकाल लूं तो जो बाकी बचेंगे है ना p माइनस 1 है उन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में। भाई ऐसे होगा ना, क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो थ्योरम 4 से कोई एक वेक्टर बाकी होगा लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा। लेट्स से हम क्या कहते हैं जी, लेट्स से हम क्या कहते हैं, लेट्स से अगर मैं यही टर्मिनोलॉजी यूज करता हूं कि आपके पास इसकी ऑर्डरिंग कर लेता हूं, हाँ ऑर्डरिंग कर लेता हूं, तो ये जे क्या होगा फिर, अगर मैं इंडेक्स सेट ले लूं तो आपके पास एक जे एग्जिस्ट करेगा, हाँ probably greater than 1 होगा, such that Vj is linear combination of V1 V2, जो रिमेनिंग बेसिकली जो प्रोसीडिंग वेक्टर, हाँ प्रोसीडिंग, रिमेनिंग की बजाय अब प्रोसीडिंग आ जाएगा ऑफ प्रोसीडिंग वेक्टर्स। कौन से V1 V2 Vj माइनस 1, यानी क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का क्या मतलब हुआ, दैट इज दिस इंप्लाइज, इस बात का मतलब क्या हुआ कि क्योंकि डिपेंडेंट है ना, इसका मतलब है कोई वेक्टर Vj होगा जो बाकियों के क्या होगा, बाकियों के लीनियर, जो 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 प्रीसीडिंग वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से, ऐसे ही ना। सो अभी हमने एग्जांपल में क्या देखा कि अगर एक सेट ऑफ वेक्टर में अगर वो डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट होने की वजह से बेसिस तो फिर वो नहीं बनाएगा, ऐसे ही ना। हेलो, देखिए यहां स्पैन था ना, अगर ये सेट डिपेंडेंट है तो ये बेसिस नहीं, स्पैन है ये बेसिस नहीं बनाएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूं ये बेसिस बनाए तो फिर इस सेट वेक्टर को क्या होना चाहिए, V1 V2 को अप टू Vp को ये क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं ये डिपेंडेंट है, तो डिपेंडेंट अगर है तो मैं क्या करूं, मैं वो वाला वेक्टर निकालूं जो बाकियों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, और इस तरह के सारे वेक्टर्स में क्या कर दूं, क्या कर दूं, थ्रो कर दूं, जो रिमेनिंग वेक्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, हाँ वो क्या करेंगे, जो बाकी के वेक्टर बचेंगे, यानी सारे के सारे जो ऐसे वेक्टर जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं उनको मैं निकाल दूं, जो बाकी वेक्टर बचेंगे जो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में
नहीं लिखे जा सकेंगे, वो क्या बनाते होंगे, वो क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसे ही है ना? हेलो जी सर। देखिए ना, अगर मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल में देखा था, क्या देखा हमने, मेरे पास 3 वेक्टर्स थे, मैंने देखा वो 3 वेक्टर का सेट डिपेंडेंट था या इंडिपेंडेंट था, मैंने देखा वो डिपेंडेंट था। मैं क्या करता हूं, उनमें से ऐसा वेक्टर जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, उसको निकाल देता हूं। ऐसे सारे वेक्टर जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, यानी वो जो डिपेंडेंट सेट है जिसमें वो जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, यानी ऐसे वेक्टर जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, जो डिपेंड करते हैं, उनको अगर मैं निकाल दूं, उनको मैं निकाल दूं, तो जो बाकी आपके पास वेक्टर्स बचेंगे वो क्या बनाएंगे, वो एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट बनाएंगे। ऐसे ही, हाँ। सो देन क्या करूं, देन क्या करूं मैं, रिमूविंग, हाँ, ऑल द वेक्टर्स, हाँ, जो क्या हो, विच आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, सो रिमूविंग ऑल सच, यूं कर देता हूं, रिमूविंग ऑल सच, ये जो आपके पास निकाले हैं, हाँ एक मिनट, रिमूविंग ऑल सच वीजे, हाँ, वेक्टर्स जो हैं वीजेस, जो बाकी बचेंगे, किस में से बाकी बचेंगे, हाँ जी, जो हमारा ओरिजिनल सेट था, जो डिपेंडेंट था, है ना, द रिमेनिंग वेक्टर्स, बल्कि इसको और क्लैरिटी से लिखते हैं, रिमूविंग ऑल, और क्लैरिटी से लिख देते हैं ताकि क्लियर हो, रिमूविंग ऑल सच वीजेस फ्रॉम, किस सेट से, हाँ जी, फ्रॉम v1 v2, हाँ, v पे। याद रखें ये क्या था, ये डिपेंडेंट सेट था। इस डिपेंडेंट में वो वाले एलिमेंट जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में थे, उसमें को मैं क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, हाँ, द रिमेनिंग वेक्टर्स, द रिमेनिंग सेट ऑफ वेक्टर्स क्या करेंगे, इज लीनियरली क्या होगा, वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। यानी क्या किया, देखें, सपोज करें आपके पास 5 वेक्टर थे, कितने वेक्टर थे, 5, और वो पांचों का सेट क्या बना रहा है, एक डिपेंडेंट सेट है। आपने उन पांचों में एक वेक्टर देखा, पांचवा वेक्टर लेट से जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, क्या है, जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। आपने क्या किया, उसको आपने रिमूव कर दिया, पीछे कितने वेक्टर बचे, 4। 4। अब मैं 4 को देखूंगा कि 4 में भी क्या कोई ऐसा वेक्टर है जो बाकियों के कॉम्बिनेशन में है, अगर है तो वो बैड वेक्टर है, उसकी वजह से फिर वो सेट डिपेंडेंट होगा, फिर उसको भी लेट से v4 भी ऐसा वेक्टर जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में, उसको भी रिमूव देता हूं। सो पीछे कितने वेक्टर बचे, v1 v2 v3। अब मैं चेक करता हूं कि v1 v2 v3 इनमें से भी कोई इस तरह का है, अगर मैं कहता हूं कोई भी नहीं है, तो फिर ये v1 v2 v3 क्या होगा, ये ऐसा सेट होगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब ये वाला वो सेट होगा जो आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा, और इस 3 वेक्टर्स का जो स्पैन होगा वो उन पांचों वेक्टर के स्पैन के इक्वल भी होगा। सो इस तरह आप वो जो अननेसेसरी वेक्टर्स हैं, वो जो डिपेंडेंट किस्म के वेक्टर्स हैं, जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, अगर ऐसे वेक्टर्स को आप निकालते जाएं तो जो रिमेनिंग वेक्टर्स होंगे वो क्या बनाएंगे, वो उस एच स्पेस की बेसिस बनाएंगे, ठीक है। सो अगेन, अगर आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है। अगर अब इस तरह के जितने भी वेक्टर्स हैं अगर उनको हम रिमूव कर दें, इस तरह के जितने भी वेक्टर्स हैं अगर उनको रिमूव कर दें इस सेट में से, तो जो रिमेनिंग सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा, वो लीनियरली क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और वो जो वेक्टर होंगे, लेट्स से मैं कहता हूं जो रिमेनिंग सेट ऑफ वेक्टर, मैं सपोज करता हूं कि वो, मैं उसको और जरा आपके लिए एल्गोरिथमिक स्टाइल में लिख देता हूं। लेट्स से मैं कहता हूं जी वो किस तरह का है,
से मैं कह देता हूं जी वो क्या है, v1 v2 vm है, हाँ ठीक है, v1 v2 vm है, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, हाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्या कहना चाह रहा हूं कि जो फिर रिमेनिंग वेक्टर्स होंगे, और इसमें m क्या है डेफिनेटली, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये रिमेनिंग है तो डेफिनेटली m क्या होगा, वो लेस देन p होगा, ठीक है। सो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और फिर देन अभी हमने क्या देखा, अभी हमने क्या देखा कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर है v1 v2, अभी मैंने क्या देखा कि v1 v2 vm जो है ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और उसके साथ दूसरा क्या था कि जो स्पैन है, किसका स्पैन है, v1 v2 vm का, वो किसके इक्वल होगा, वो v1 v2 vp के स्पैन के इक्वल होगा। अभी हमने देखा ना कि वो जो डिपेंडेंट वेक्टर होते हैं, जो डिपेंडेंट वेक्टर जैसे v3 v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में था, तो v3 का स्पैन में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, ऐसे ही है ना जी। सो ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं और इस तरह हम कह सकते हैं, thus हम कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर होगा v1 v2 vm where m is less than p, ये जो सेट ऑफ वेक्टर होगा is a बेसिस। समझ आई अब आपको बेसिस कैसे निकालनी है किसी भी वेक्टर स्पेस की? यस सर। बेसिस फॉर h। सो h क्या था आपको याद होगा, वो स्पैन था किन वेक्टर्स का, p वेक्टर्स का। h आपके पास p वेक्टर्स का स्पैन था। सो अब तरीका क्या निकला, तरीका ये निकला कि भाई मैंने क्या करना है जी, मैंने बेसिस निकालनी है ना। अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई स्पैन में गिवन है वेक्टर स्पेस, उसकी बेसिस निकालनी है, तो मैं देखूं वो जो स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर, उसमें से मैं ऐसे वेक्टर जो बाकियों पे डिपेंड करके उनको निकालता जाऊं। जब मैं सारे ऐसे निकाल दूंगा तो जो रिमेनिंग वेक्टर्स होंगे वो क्या बनाएंगे, वो स्पैन भी होंगे और वो इंडिपेंडेंट भी होंगे, और वो जो रिमेनिंग वेक्टर होंगे वो क्या बना रहे होंगे, वो वेक्टर स्पेस की बेसिस बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे, वेक्टर स्पेस की बेसिस बना रहे होंगे। ठीक हो गया? जी सर। इसी को बच्चों, इसी को मैं नाम दे रहा हूं थ्योरम 5 का। क्या नाम दे रहा हूं इस सारी बात को, थ्योरम 5 का। थ्योरम 5 पेज है जी इसका, पेज है बच्चों इसका 210 पेज 210। क्या है जी ये थ्योरम? ये थ्योरम गौर से देखिएगा, जो मैंने बातें बताई हैं आपको इसमें नजर आएंगी। तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं जी, लेट कहते हैं जी। लेट कर लें कि लेट आपके पास एस जो है वो एक सेट है इंडेक्स वेक्टर्स का, इनकी नंबरिंग दी हुई है वेक्टर्स की, ठीक है। और इसमें पी वेक्टर्स हैं, हाँ पी वेक्टर्स हैं। और ये आपके पास एक सबसेट है किसके अंदर, वी के अंदर। क्या है, ये एक सबसेट है वी के अंदर। और साथ ही साथ में क्या है, इनका अगर मैं स्पैन ले लूं, किसका स्पैन ले लूं, इन वेक्टर्स का v1 v2 vp का, तो वो मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, किसी सबस्पेस h के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो पहली चीज क्या है जो हमने अभी देखी, क्या है, क्या है पहला कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई एक वेक्टर रिमेनिंग के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो, क्या, इफ, देखिएगा गौर से, इफ वन ऑफ द वेक्टर्स, जैसे v3 था ना एग्जांपल में, v3 v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में था। मैं कह रहा हूं इफ वन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है, इन s, लेट्स से मैं कहता हूं वो कौन सा वेक्टर है, मैं उसका नाम दे देता हूं vk। हाँ, हमारे एग्जांपल में क्या था, वो vk v3। इफ वन ऑफ द वेक्टर्स लेट्स से vk इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, is a linear combination of the remaining vectors। हमारे एग्जांपल में रिमेनिंग वेक्टर्स क्या थे, v1 एंड v2, याद है आपको, ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स इन s। तो देन क्या होगा, देन जो स्पैन होगा, किसका स्पैन, ये जो वेक्टर जो कि बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, इसको निकाल के स्पैन लूं या सारे वेक्टर्स का स्पैन लूं, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, राइट। देन क्या होगा जी, देन क्या होगा,
द सेट फॉर्म, मतलब अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको यूं ही ना लिख दूं, देन जो स्पैन होगा किसका, V1 V2, वेल थोड़ा इसको और करते हैं, V1 अप टू सोन, यहां पे क्या था, VK-1 था, VK था, ऐसे ही VK+1 होगा, चलते चलते V P। ये जो स्पैन है ये किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, अगर मैं ये वाला वेक्टर क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो उसके स्पैन के इक्वल होगा। ठीक हो गया, समझ आ रही है बात की, राइट? अगर कोई एक वेक्टर रिमेनिंग के लिए ना कॉम्बिनेशन में है तो उस वेक्टर के समेत स्पैन लें सारे वेक्टर्स का, या उसको निकाल के स्पैन लें, दोनों स्पैन क्या आएंगे, दोनों स्पैन क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ठीक हो गया। बी पार्ट क्या बता रहा है इस थ्योरम का, कि अगर बी पार्ट बता रहा है कि अगर आपके पास एच, आपके पास अगर जीरो के अलावा कोई आ रही है स्पेस, तो देन कोई ना कोई सबसेट ऐसा जरूर होगा, किसका, एस का, सम सबसेट ऑफ एस इज अ बेसिस फॉर एच, कि एक सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करेगा एस का जो क्या बना रहा होगा, एच की बेसिस बना रहा होगा। हमारे एग्जांपल में, हमारी जो हमने एग्जांपल की थी उसमें एच क्या था, 3 वेक्टर्स का स्पैन था, उसमें 3 वेक्टर्स V1 V2 V3 थे, उसमें V3 जो वेक्टर था वो बाकियों के लाइनर कॉम्बिनेशन में था। तो हमने देखा था कि V1 V2 V3 का जो स्पैन है तीनों का, और उस तीसरे वेक्टर को निकाल के जो स्पैन है दोनों इक्वल थे। और हमने देखा था वहां हमारे पास V1 V2 यानी कहते हैं ना सम सबसेट ऑफ S, यानी V1 V2 जो था वो मिलके क्या बना रहा था, H की बेसिस बना रहा था। आपको बात समझ आई इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है? यस सर, समझ आ गया। गुड हो गया, वेरी गुड। सो दिस इज कॉल्ड, इसका नाम है द स्पैनिंग सेट थ्योरम। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इस थ्योरम का नाम है, स्पैन। स्पैनिंग सेट। यानी अगर लेट से मैं अब आपको एक स्पैन दूं 5 वेक्टर्स का, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि जी एच जो है वो स्पैन है V1 V2 V3 V5 वेक्टर्स का, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं जी फाइंड अ बेसिस ऑफ एच, तो आप क्या करेंगे? पहले आप ये देखेंगे कि वे V1 V2 V3 V5 है, इनमें से अगर कोई एक ऐसा मिल जाता है जो बाकियों के साथ, जो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो उसको निकाल लें, तो जो बाकी वेक्टर बचेंगे उनका स्पैन और इन पांचों वेक्टर का स्पैन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसे ही। यस सर। फिर बच गए 4 जी वेक्टर। सर। अब उन 4 में फिर आप देखेंगे अगर 4 में फिर कोई एक मिल जाता है जो बाकियों के लिए कॉम्बिनेशन में है, आप उसको भी निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर कोई एक वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो थ्योरम 4 जो हमने किया था वो ये था कि अगर कोई एक वेक्टर बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो ऐसा सेट ऑफ वेक्टर क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। और बेसिस के लिए मुझे क्या चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट। देखें एग्जैक्टली अगर मेरे पास कोई, हमें एच गिवन है स्पैन ऑफ 5 वेक्टर्स, तो हमें कहा जाता है जी एच की बेसिस फाइंड करो, तो मैं देखूंगा अगर वो पांचों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मैं कहूंगा वो पांचों वेक्टर क्या बना रहे हैं, बेसिस बना रहे हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है ना, देन कब फिर नहीं ये होंगे, जब उनमें कोई एक वेक्टर बाकियों के कॉम्बिनेशन में होगा, राइट? उसको निकाल दें, जो बाकी वेक्टर्स हैं उसको देखें क्या वो बाकी वेक्टर्स, अच्छा निकालेंगे तो स्पैन इक्वल होगा अगेन, ठीक है। तो जो बाकी वेक्टर्स हैं उसको निकालते जाएं, जब सारे डिपेंडेंट निकाल दे, जो एंड में जो वेक्टर, जो सेट ऑफ वेक्टर बचेगा वो बेसिस बनाएगा, मतलब वो स्पैन भी कर रहा होगा एच को और वो लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होगा। ओके हो गया, गुड। और उसकी हमने एग्जांपल भी देख ली, हाँ, कि 3 वेक्टर्स हमने देखे, उनमें से एक बाकी 2 पे डिपेंड करा था, उसको थ्रो करके जो बाकी वेक्टर्स बचे वो हमारे पास वो बेसिस बना रहे थे।
सर मेड वाले एमसीक्यू समझा दें सर। हाँ, उसके लिए हमें बच्चे थोड़ा सा निकालना पड़ेगा टाइम। अभी मुझे देखने दें अभी क्या मुझे करना है। अच्छा जी, तो उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा क्लास हमें रखनी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं, करनी है। ठीक है, सर जी पेपर आ गया है, एक्स्ट्रा क्लास नहीं। छोटी सी एक्स्ट्रा क्लास, छोटी सी, कंबाइन दोनों की ना, दोनों की, मॉर्निंग इवनिंग की जी सर। छोटी सी क्लास, बस इसमें डिस्कस कर लेंगे हैं। रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी ना उसकी, कंबाइन। ठीक है, या कल कर लेते हैं या आज सेकंड टाइम कर लेते हैं। हाँ, मतलब आज सेकंड टाइम है। नहीं सर, कल हो सेकंड टाइम, जुम्मे के बाद। जुम्मे के बाद देखेंगे क्योंकि फिर क्लासेस बड़ी सर लेट हैं। आज या फिर सैटरडे को कर चलो लें। ये मैं आपके सीआर के साथ फिर डिस्कस कर लेता हूँ हैं। सर परसों ले लें, परसों। परसों आज भी देखी second जा time। सकती है। ओके, वी कैन सी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी। अब ये थ्योरम है जी, ये थ्योरम है जी, थ्योरम 9, ये पेज है जी इसका जी, पेज है 225 225। क्या बता रहा है जी। अब देखें ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपके पास कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होंगे तो आप जल्दी से बता लेंगे ये बेसिस बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ये इंडिपेंडेंट होंगे नहीं होंगे, इस तरह की चीजें आप इन थ्योरम्स को यूज करते हुए बड़ी जल्दी बता सकते हैं। कैसे, देखिए थ्योरम 9 है ये पेज 225 पे बुक के। कहता है जी अगर आपके पास लेट्स से अगर आपके पास वेक्टर स्पेस की बेसिस है, यानी लेट्स से बी जो है वो आपके पास ये बेसिस है, वेक्टर स्पेस वी की। अगर ऐसा है, बी क्या है, वेक्टर स्पेस की बेसिस है, राइट। तो कोई भी सेट वी के अंदर जिसके अंदर कितने वेक्टर्स हों, वी से ज्यादा हों, ऐसा वेक्टर, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स कोई भी अगर हम सेट लें वेक्टर्स का वी में जिसमें कितने वेक्टर्स हों, जिसमें कंटेनिंग, जिसमें n से ज्यादा वेक्टर हों, कितने वेक्टर हों, n से, जिसमें क्या हो, n से ज्यादा वेक्टर्स हों। सो कोई भी मैं v में सेट लेता हूं वेक्टर्स का जिसमें कितने वेक्टर्स हैं, n से ज्यादा वेक्टर्स हैं, तो ऐसा सेट ऑफ वेक्टर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। हाँ जी, क्या ख्याल है आपका, गैस लगाएं। डिपेंडेंट। बिल्कुल सही, मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। यानी ये थ्योरम क्या बता रहा है, आपको पता है ना, आर क्यूब जो है, क्या है, आर क्यूब। आर क्यूब में आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस में कितने वेक्टर होते हैं, आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस में, आर क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस में कितने वेक्टर, 3 होते हैं, बिल्कुल सही। तो अब ये थ्योरम ये बता रहा है कि अगर लेट्स से मैं 4 वेक्टर्स लेता हूं, मैं वेक्टर्स ले लेता हूं 1 0 1 0 0 1 1 0, फिर मैं एक ले लेता हूं लेट्स से 0 1 1, हाँ, फिर मैं एक और वेक्टर ले लेता हूं, कौन सा, लेट्स से मैं ले लेता हूं 1 1 1। कितने वेक्टर मैंने ले लिए, 4। ये किसका सबसेट है, किसका सबसेट है, R3 वेक्टर R3, क्योंकि 3 कंपोनेंट वाले 4। तो ये थ्योरम क्या बता रहा है कि ये सेट डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंट सर। क्यों डिपेंडेंट होगा, क्योंकि मुझे पता है
कि आर क्यूब की मुझे एक बेसिस ऐसी पता है जिसमें कितने वेक्टर होते हैं? 3। 3। उस 3 से ज्यादा वाला कोई भी सेट ऑफ वेक्टर होगा तो वो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? बिकॉज Dependent. हमें पता है, बिकॉज हमें पता है कि E1, E2 एंड E3 ये क्या करते हैं? दिस इज आ बेसिस फॉर आर क्यूब। समझ आई बात की? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम 9। हाँ, राइट। और देखें, आपके पास लेट्स से मैं ले लेता हूं P2 की आपको बेसिस पता है ना? क्या बेसिस थी? बेसिस याद है आपको? 1t और t² याद है? अब अगर मैं कुछ वेक्टर्स ले लेता हूं, देखिए मैं क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं 2t + 1, एक पोला में ले लिया, t² + 3t दूसरा ले लिया। अच्छा, फिर मैं एक और ले लेता हूं, t² + 1 ले लिया। फिर मैं एक और ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं जी? t -1 ले लेता हूं। ये कितने वेक्टर्स हो गए? कितने हो गए? 4। थ्योरम कहता है कि एनी सेट ऑफ वेक्टर विच हैज मोर वेक्टर देन, कोई भी आपको बेसिस सेट ऑफ वेक्टर पता ही नहीं, एक भी अगर आपको बेसिस पता है ना उस वेक्टर स्पेस की, एक भी जो भी आपने निकाली हुई है, आपको पता है ना एक वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस की एक से ज्यादा बेसिस हो सकती हैं, हमने एग्जांपल देखी थी। ठीक है, अब मुझे एक भी बेसिस पता है, तो अगर मुझे पता हो कि उस बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं, तो कोई भी अगर मैं और सेट लेता हूं, अगर उसमें वेक्टर्स की तादाद उस बेसिस वेक्टर से ज्यादा है, तो वो अंडरस्टूड क्या होगा? थ्योरम बता रहा है कि वो क्या होगा? वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? लीनियरली डिपेंडेंट। सो बाय थ्योरम 9, हाँ, दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसे ही ना, ये भी बाय थ्योरम 9 से ठीक हो गया। समझ आई आपको बात? कितना यूजफुल रिजल्ट है ये? अच्छा जी, अच्छा, थ्योरम 10 बता रहा है कि अगर एक वेक्टर स्पेस की बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? n वेक्टर्स हैं। अगर एक वेक्टर स्पेस की बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? n वेक्टर्स हैं। तो कोई भी और वेक्टर स्पेस लेंगे तो उसमें भी कितने वेक्टर्स होंगे? यानी अगर एक वेक्टर स्पेस की बेसिस में n वेक्टर्स हैं, तो उसी वेक्टर स्पेस की एक और बेसिस ले लें, उसमें भी कितने वेक्टर्स होने चाहिए? n। एग्जैक्टली n होने चाहिए। बिल्कुल सही। थ्योरम 226 पे है थ्योरम 10। if a vector space has a basis of n vectors, has a basis of n vectors, then then क्या है? every basis of v, हाँ, if a vector space v has n vector, has a basis of n vectors, then every basis of v कोई भी हम बेसिस ले लेते हैं of v must consist of exactly n वेक्टर्स। ऐसे ही ठीक है? Yes, sir. ओके, एक डेफिनेशन है और हम फिर एंड करते हैं। इसकी लास्ट डेफिनेशन है जी कि क्या मतलब है फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस का और इनफाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस का। डेफिनेशन है, लेट्स से वी आपके पास क्या है? एक वेक्टर स्पेस है ओवर रियल नंबर्स के। ठीक है, और आप कहते हैं
V इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल। V को क्या कहते हैं? इस वेक्टर स्पेस को क्या कहेंगे? ये क्या होगी? फाइनाइट डायमेंशनल। क्या कहेंगे? फाइनाइट डायमेंशनल कहेंगे अगर V is spanned by V is a span of finite set। ठीक है, V को कहेंगे V क्या होगी? फाइनाइट डायमेंशनल होगी अगर V क्या होगी? वो स्पैन किस इज अ स्पैन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स। ऐसे ही ठीक हो गया? हाँ जी, ये डेफिनेशन क्लियर है? इसको अंडरस्टैंड अगर आपने करना हो तो अंडरस्टैंड आप कुछ ऐसे करें, जैसे आपको याद होगा आर क्यूब, जरा गौर करें, आर क्यूब की बेसिस क्या होती है? ये कितने, ये इसका स्पैन मैं बता सकता हूँ ये किन वेक्टर्स का स्पैन है? ये है ना इन वेक्टर्स का स्पैन, है ना? यस। तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर है, कितने वेक्टर्स हैं इसके अंदर? 3 तीन है ना, finite विच इज अ फाइनाइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि आर क्यूब इज फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल। ठीक है, और ये जो वेक्टर्स हैं, अच्छा जी, ठीक है। और अगर आपके पास V is not span of finite vectors, हाँ, अगर क्या होगा? V is not a span of finite set of vectors, then हम क्या कहेंगे? V is infinite dimensional। क्या कहेंगे? V is infinite dimensional अगर क्या हो बच्चों? If V is not span of a finite set। If V is not the span of any finite set, यानी अगर कोई भी फाइनाइट सेट आपको ऐसा ना मिले कि V उसके स्पैन में लिखा जा सके, तो ऐसे सेट ऑफ ऐसी वेक्टर स्पेस को क्या कहेंगे? इनफाइनाइट डायमेंशनल। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट डायमेंशनल कहेंगे। एग्जांपल अभी आपने देख लिया है, देखें एग्जांपल देखें। एग्जांपल देखें, अभी हमने देखा। अच्छा, और अच्छा, इसके साथ साथ एग्जांपल से पहले मैं क्या डिफाइन करता हूं? मैं डिफाइन करता हूं एक और चीज। डायमेंशन क्या होती है? क्या होती है जी? डायमेंशन। सो द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन अ बेसिस फॉर V इज कॉल्ड डायमेंशन। सो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस क्या है? द नंबर ऑफ वेक्टर्स, हाँ, in a basis for V is called dimension of V, is called dimension of V, of V।
सो बेसिस में जो वेक्टर्स की तादाद है दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ v. इसको डिनोट रिटर्न किस तरह करते हैं? रिटर्न एज dim स्पेस v. इसको कैसे लिखते हैं? डायमेंशन ऑफ v. ठीक हो गया। और यहां पे हम एक और कन्वेंशन लेते हैं कि जो जीरो वेक्टर स्पेस है उसकी डायमेंशन क्या होगी? हम क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं, राइट। सो अच्छा, एग्जांपल्स देखते हैं कि अभी हमने एग्जांपल देखी कि आपको याद होगा हमने क्या कहा, हमने कहा जी आर एन जो है उसकी बेसिस क्या है? हैज बेसिस, याद है आपको? कौन सी? E1 E2, हाँ, हैज स्टैंडर्ड बेसिस। क्या स्टैंडर्ड बेसिस है इसकी? E1 E2 अप टू सोन En, याद है आपको? सो बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? कितने वेक्टर हैं Rn की बेसिस में? n। सो डायमेंशन क्या हुई फिर? dim क्या हुई Rn की? n। और देखें ये मेक सेंस भी कर रहा है। देखें जैसे अब आप देखें, ये जो आपको ऑलरेडी डायमेंशन का कॉन्सेप्ट पता है, जो फिजिकल डायमेंशन है, जैसे हम कहते हैं ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस है, ये 4 डायमेंशनल स्पेस है। देखें ये जो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है, जो फिजिक्स में आपने डायमेंशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये उसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने के लिए लीनियर अलजेब्रा, बेसिकली पूरी फिजिक्स जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड लीनियर अलजेब्रा। और ये जो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है ये उसी की मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है जो आपने फिजिक्स में पढ़ी थी, याद है ना? 2 डायमेंशनल एक्स वाई प्लेन, 3 डायमेंशनल एक्स वाई जेड प्लेन, एक्स वाई जेड टाइम, याद है आपको? 4 डायमेंशनल। सो ये वो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। सो इसी तरह आप बता सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं डायमेंशन क्या होगी पॉलिनोमियल स्पेस की? हमने देखा था, हमने क्या देखा था कि Pn जो है उसकी Pn हैज स्टैंडर्ड बेसिस, याद है आपको? कौन सी? 1t स्क्वायर, हाँ, Tn। सो कितने बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं? कितने हैं? n वेक्टर, n है, ये 1 है, ये 2 है, n+1 सर। n+1 है। सो रिमेंबर दिस, आप ये n+1 मिस्टेक करेंगे, ठीक है? सो डायमेंशन कितनी है? n+1 है। कितनी डायमेंशन है? n+1 है। ठीक हो गया। सो आई थिंक अब हमें यहां पे स्टॉप कर देना चाहिए। बट मेनली अगर हम बताएं तो आप गौर करें कि एक वो कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था डायमेंशन का, उसको हमने मैथमेटिकली डिफाइन अब कर दिया हुआ है, ठीक है? और वो जो ऑलरेडी हमारा डायमेंशन का कॉन्सेप्ट था, जैसे स्पेस 3 डायमेंशनल होती है, प्लेन 2 डायमेंशनल, तो वो उस कॉन्सेप्ट को भी क्या कर रहा है? अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। और हमने बेसिकली अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि जो हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ना शुरू किया है, इसमें सब इसका जो अभी तक हमने ये जो स्टार्ट किया है, इसका जो सबसे फ्रूटफुल चीज जो हमने अब देखी है, जो हमें नजर आती है, हमने पहले देखी हुई है, वो किस चीज का कॉन्सेप्ट है? डायमेंशन का। लेकिन डायमेंशन क्या है? हमने डेफिनेशन क्या दी? वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या है कि हमें डायमेंशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है वेक्टर स्पेस का? उसकी वेक्टर स्पेस की क्या फाइंड करनी पड़ती है? बेसिस। बेसिस। और बेसिस क्या होती है? बेसिस वेक्टर स्पेस की एक ऐसा सेट होता है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है और जिसका स्पैन पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस के इक्वल आता है, ऐसे ही ना? सो बेसिस को डिफाइन करने के लिए, तो डायमेंशन को डिफाइन करने के लिए बेसिस चाहिए, बेसिस को डिफाइन करने के लिए इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट चाहिए और स्पैन का चाहिए, ऐसे ही है ना? सो देखिए बच्चों, जो कुछ अभी हमने स्टार्ट किया था, सो उन सारे 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करते हुए डायमेंशन का कॉन्सेप्ट आप जब ने पढ़ लिया है, विच इज वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, ठीक है? क्योंकि अब आपके पास मैथमेटिक्स आपको अलाउ करती है कि यू आर नॉट ओनली बाउंड टू थिंक अबाउट 3 डायमेंशंस और 4 डायमेंशंस। देखिए ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप बताते हैं, टाइम भी एक एक्सिस है। नो, मैथमेटिक्स आपको अलाउ करता है, एक ऐसी लैंग्वेज देता है, नो यू आर नो मोर बाउंड टू थिंक अबाउट ओनली 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल, यू कैन नाउ वर्क इन एनी नंबर ऑफ डायमेंशंस। सो दिस इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स आपको ऐसी लैंग्वेज देता है जिसमें आप अपनी सारी थ्योरीज को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो ठीक है, आई थिंक आपको थोड़ा ये अच्छा लगा होगा डायमेंशन का कॉन्सेप्ट। सो ठीक है बच्चों, बस करते हैं अब, आपकी अटेंडेंस लेता हूं मैं।